हेलो फ्रेंड्स। हम सब जो है परमाणु सर के पीवाई की सीरीज पार्ट 4 का रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर स्थित कहाँ पे था। तो विजयनगर एम्पायर जो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा उसके अलोंग जो है वो सिचुएटेड था। और ये विजयनगर एम्पायर है और इसके जस्ट ऊपर हमारा लोकेटेड है कौन सा, बहमनी किंगडम। ठीक। और ये जो बहमनी किंगडम है, इसको ये जो है विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से कहते थे। ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें तो मीन्स और विजय नगर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसकी मीनिंग है सिटी ऑफ विक्ट्री। और इसका फाउंडर जो है वो हरिहर और बुक्का है, जो काकतीय वंश के जो है वो सामंत थे, जो फ्यूडेटरी थे एक तरीके से काकतीय वंश के, और जो काकतीय वंश की कैपिटल क्या थी, रंग थी। जो विजयनगर एम्पायर है, इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1336 एडी में हुआ था। और विजयनगर एम्पायर में एक इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी पहले एक तरीके से हम्पी थी, इसकी कैपिटल हम्पी थी। और यहाँ पे एक देवी हुआ करती थी जिनका नाम पंपा देवी। और हम्पी में ही एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जिसको लखन दनेसन ने बनवाया था। वो जो है लॉर्ड शिवा को जो है डेडिकेटेड है, जो कि हम्पी में है। ठीक। इतनी सी बात क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम समझे तो विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर जो है इसमें 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं, संगम, सुलो, तुलो और अरायवीडु। जिसमें संगम का जो फाउंडर था वो हरिहर और बुक्का था। तुलु के फाउंडर जो है तुलु नरसिम्हा है। और तुलु के फाउंडर जो है वीर नरसिम्हा है। और सबसे जो तुलु वंश का सबसे जो इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट रूलर था वो हमारा केडीआर था, कृष्णदेव राय था। और जो लास्ट डायनेस्टी अरायवीडु है, इसके जो फाउंडर हैं तिरुमला है। इनका जो टाइम पीरियड देखेंगे तो संगम का टाइम पीरियड 1336 से 1485, तुलु का 1485 से 1505, तुलु का 1505 से 1517, और अराईवीडु का 1570 से 1650। ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द रामकृष्ण मिशन स्टेट द आइडिया ऑफ थ्रो सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से आदर्श पर बल दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम था नलिन नाथ दत्ता। और इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक प्रबुद्ध भारत था जो कि इंग्लिश में था, और एक उद्बोधन है जो बंगाली में है। इनकी दो किताबें थी, एक कर्मयोग और दूसरा राजयोग। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 12 जनवरी को ही हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, और इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं हम 12 अगस्त। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने जो है 1893 में जो है शिकागो में एक स्पीच दिया था, जो बहुत ही फेमस स्पीच था। और इनका जो रॉक मेमोरियल है, जहाँ पे भी मोदी जी एक कार्यक्रम के लिए शायद गए थे, ऐसा कुछ था, मुझे पढ़ रहा था पीवाई की सीरीज तभी सुना था सर से। तो जो है कुछ ऐसा था इवेंट। हाँ, तो इनका जो रॉक मेमोरियल है वो तमिलनाडु में है। और जो बेलूर मठ का फाउंडेशन जो था वो 1 मई 1897 में किया गया था। तो ठीक है, तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका फाउंडेशन 1 मई 1897 को बेलूर मठ में किया गया था। और ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा था। और रामकृष्ण परमहंस की बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। तो कौन सा कोशिका अंग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले सेल की बात करें तो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरी बात, सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 1664 में करी थी। कहाँ करी थी, लकड़ी के टुकड़े में करी थी। दूसरी चीज, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। पॉन्ड वाटर में करा था 1675 में। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़े सेल के बारे में बात करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इसमें,
तो सेल की जो सबसे आउटर लेयरिंग है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सब सेल का सबसे ज्यादा आउटर कवरिंग होता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 50% लिपिड और 50% प्रोटीन, प्रोटीन होता है फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये जो 50% लिपिड और 50% प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी बात, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर एक लिक्विड जेली लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो है सेल को एक तरीके से शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं चीजों को होल्ड करता है, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनली है, वो एक दूसरे, क्योंकि जितने भी जियो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि कुछ लिक्विड जैसा अगर हम भरें तो वो तो आसानी से गिर जाएगा, लेकिन बट इसके अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन में हेल्प प्रोवाइड, एक तरीके से एक इसे टफनेस मिलती है, रिजिडिटी मिलती है। ठीक। आगे हम बात करते हैं, माइटोकांड्रिया की बात कर लें। तो माइटोकांड्रिया में जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। और माइटोकांड्रिया के दो लेयर होते हैं, एक आउटर और एक इनर। और इनर लेयर में ही जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो एनर्जी बनाती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, उसके माध्यम से जो है ये एनर्जी बनाती है। और ये जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक। तो इसके माध्यम से जो ये मेनली जो है एनर्जी बनाती है। अब हम बात करें माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया का जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसका जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है। दूसरी चीज, यही माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होती है। अभी आगे के जब लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पे मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होती है। वहां पे क्या करती है, जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ठीक है, उसमें मेन रोल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। दूसरी चीज हम बात करें ईआर। ईआर जो होता है वो दो टाइप का होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ रफ क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या करते हैं ना, राइबोसोम जाके चिपक जाते हैं, तो चिपकने की वजह से वो रफ हो जाते हैं। और जो रफ वाला है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन सेंटर होते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सेंटर होता है। और ये रफ वाला जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और स्मूथ वाला जो है ये फैट का सिंथेसिस करता है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक। और ये खुद जो लाइसोसोम है ये बनता है गोल्गी एपेटस में। ये जो लाइसोसोम है ये बनता है गोल्गी एपेटस में। और इसके अंदर जो प्रेजेंट हमारा इंडो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो बनता है ईआर में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जब सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो ये लाइसोसोम फट जाता है। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर। अगली हम बात करें गोल्गी एपेटस की, तो गोल्गी एपेटस के मेनली दो फेज होते हैं, एक होता है सिस, इधर होता है, और एक होता है ट्रांस। सिस से चीजों को लेता है और ट्रांस से चीजों को छोड़ता है। सिस जो होता है वो मेच्योरिंग फेज होता है, ट्रांस जो होता है, ओ सॉरी उल्टा हो गया। सिस जो है ये फॉर्मिंग फेज है, ट्रांस जो है ये मेच्योरिंग फेज है। सिस यहाँ पे होता है, ट्रांस यहाँ पे। तो सिस ये फॉर्मिंग फेज है और ये मेच्योरिंग फेज है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपेटस की बात हुई, ये इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये ईआर की चीजों को लेता है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का मेन काम जो है गोल्गी एपेटस का होता है। आगे हम बात करते हैं, एटीपी का हमने फुल फॉर्म बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। अब सेल वॉल की बात करें, एनिमल सेल में तो ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है सबसे पहले प्लांट में। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। और फंगस की सेल वॉल बनी होती है चिटिन, एक कॉम्प्लेक्स फिगर होता है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिन से। और बैक्टीरिया का जो स्लाइम लेयर होता है वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से, ठीक। आगे हम बात करें, अब द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशन इन द संगम पोएम मीन्स, संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मूवेंद्र का क्या अर्थ है। तो
एक है मूवेंद्र और एक है मूवेंद्र वेलम। मूवेंद्र वेलम का मतलब होता है पीजेंट, किसान, और मूवेंद्र का मतलब होता है थ्री चीफ। और ये थ्री चीफ होते कौन कौन है? चेरा, चोला और पांड्या। ठीक। और सबसे पहले हम बात करें, द संगम का मतलब होता है असेंबली। और ये तीनों संगम जो है पांड्या डायनेस्टी ने पैटर्नाइज करा था। और जो तमिल रीजन है जिसे हम कहते हैं मछेंग। ठीक। और जो जियोग्राफी इसकी अगर हम देखें, थिनाई का मतलब होता है एरिया, और ईस्ट थिनाई हैड अ चीफ। तो जितने भी एरिया होते थे उनके चीफ होते थे, जिसे हम कहते थे मुएंद्र। मुएंद्र का मतलब थ्री चीफ। और ये थ्री चीफ होते कौन है? चेरा, चोला और पांड्या। ठीक। आगे बात करते हैं। तो चेरा की जो कैपिटल है वो वंजी। चेरा का जो सिंबल है बो एंड एरो, धनुष बाण। और चेरा का जो पोर्ट साइट है वो मुचरी और हंडी है। पांड्या की बात करें, तो पांड्या का कैपिटल है मदुरई। इसका सिंबल है फिश। पोर्ट है इसका कोरकई। चोला, चोला का जो सिंबल है वो टाइगर। और इनका जो पोर्ट है पुहार या कावेरी उत्तनम है। और इनका कैपिटल जो है तंजौर या गंगई कोंड चोलापुरम। जब राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगा नदी को पार करके जो है वहां के राजा महिपाल को हराया था। तो जो है एक गंगई कोंड सिटी करके तब ये जो है राजधानी बनाई थी, गंगई कोंड चोलापुरम। गंगा नदी को पार करके जीतने वाला। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग थी। आगे हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी 1873। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी मराठी, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रीजन के थे। ज्योतिबा फुले की बात करें तो ये माली या गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सबसे पहले इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। जो ये सत्यशोधक समाज था ये अगेंस्ट था किसकी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ था। इनकी दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म, दोनों ही मराठी लैंग्वेज में। और गुलामगिरी कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में ही। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले, जिन्होंने जो है महिलाओं के लिए पहला गर्ल कॉलेज बनाया 1848 में। और ये फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया भी है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये 5 ईयर प्लान से है। तो हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान की। तो 5 ईयर का प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया रसिया से, यूएसएसआर से लिया। और जो 20 ईयर का प्लान होता है, जो हम 20 साल के लिए जो प्लान रखते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्लान। तो सबसे पहले हम बात करें 5 ईयर प्लान की। इसमें जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक आया था। इसका जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर पे। और ये बेस्ड था हैरोल्ड तोमर मॉडल। और जिस समय ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी के टाइम पे आईआईटी स्टैब्लिश किए गए थे। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया था 2.1% का, और एक्चुअल में अचीव कितना करा? 3.6%। इसी के टाइम पे हीराकुंड डैम भी बनाया गया था। ठीक। और भाखड़ा नंगल डैम, ये भी इसी के टाइम पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे कंस्ट्रक्ट करा गया था। दूसरी अगर हम बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें मेन फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही 3 स्टील प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, जैसे राउरकेला उड़ीसा में है, ये जर्मनी की हेल्प से सेटअप किया जाता है। दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है, यूके की हेल्प से किया जाता है। और भिलाई, तो भिलाई की जो अ, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो है यूएसएसआर की हेल्प से किया जाता है। इसमें जो टारगेट रखा गया था 4.5% का, और एक्चुअल में अचीव करा 4.27% का। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 61 से 66 के बीच में चला। और ये जो था ये गडगिल योजना पे बेस्ड था। और इसी के समय क्या हुआ था कि चाइना के साथ वार हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ वार हुआ, सूखा भी आया। तो हमने तो टारगेट रखा 5.6% का, लेकिन एक्चुअल में हम आधे से भी कम अचीव करके आए, 2.4% का अचीव करके आए। अब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1969 से 1974 तक चला, क्योंकि 66 से 67 और 67 से 68 तक चला था हमारा। एक एक ईयर का प्लान चला था। और जिसकी बात फिर 1969 से 1974 तक हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान चला।
ये जो था हमारा गडगिल योजना पे बेस्ड था। इसी के समय 1971 में हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और इसका जो गोल था ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी थी। फिर 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 1974 से 1979 तक चला और ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था और इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और गरीबी हटाओ लागू किया गया। जाहिर सी बात है, गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी इस टाइम पे। ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है यूएसएसआर, रसिया से लिया गया है और इसे जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में और इसे ऐड किया गया था पार्ट 4 के ए में और आर्टिकल 51 ए था इसका। सबसे पहले बात करें तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने मुझे शायद राइट निकला था, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। फंडामेंटल राइट निकला, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, पहली चीज तो नॉन जस्टिफिएबल है। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये इसके लिए रिकमेंडेशन करा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटी जो है रिकमेंड करी थी। बट इंदिरा गांधी ने जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी उस समय अडॉप्ट करी थी। अभी करंट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 11 वाला जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और इसमें रखा गया था 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार में राज्य सरकार की होगी। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करें। Which of the following festival in Punjab is celebrated to commemorate the formation of a खालसा पंथ? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो खालसा पंथ जो होता है ये एक तरीके से वॉरियर क्लास है। ठीक। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। तो हम सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या कराई थी जहांगीर ने। और सिख धर्म के 6वें गुरु हैं हरगोबिंद सिंह, जिन्होंने 1606 में अकाल तख्त की स्थापना करी थी। सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या जो है औरंगजेब करवाता है। ये क्लियर है। और सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। और और इसी के संस्मरण में हम लोग या स्मृति में हम जो है बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। और ये बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं हम अप्रैल से मई के महीने। दूसरी चीज क्या है कि द टर्म बैक स्टिक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स पब्लिश स्पोर्ट। तो बैक स्टिक शब्द का यूज हम किस गेम में स्पोर्ट में करते हैं? तो ये बैडमिंटन की नेट की हाइट है। ये 5 फीट होती है बट बीच में 5.1 के अप्रॉक्स होती है, तो एवरेज 5 फुट के आसपास होती है नेट की हाइट। बैडमिंटन से एसोसिएटेड कौन कौन से स्पोर्ट टर्म है? रॉकेट है, फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैक, स्मैश। और बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है ड्रिबलिंग और कीबोर्ड। हॉकी से एसोसिएटेड है बैक स्टिक, स्कूप, अंडर कटिंग और स्ट्रोक टॉस। चेस से एसोसिएटेड है गैम्बिट और चेकमेट। इसमें कौन कौन से प्लेयर होते हैं? जैसे कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, हैंड या नेट बॉल में 7, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विक लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जब हम इसकी कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बन, चूना पत्थर कहते हैं जिसका, लाइमस्टोन चूना पत्थर। और दूसरी चीज जब हम बात करें, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जिसका यूज हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं, प्योरिफिकेशन में करते हैं वाटर के। और जब इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो ये मार्बल, लाइमस्टोन और चॉक, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
अगला बात करें, निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो विजयवाड़ा, यहाँ पे नहीं है। ठीक। अब हम बात करें कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे हम बात करें पोखरण, तो पोखरण राजस्थान में, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं एक तरीके से। और तारापुर, तारापुर जो है पावर प्लांट जो है ये महाराष्ट्र में, और यहाँ पे पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 1969 में सेटअप करा गया था। कैगा, ये हमारा कर्नाटक में है। कलपत्तम और कुंडो इस रीजन में हमारा है। ठीक, तमिलनाडु में। और हम बात करें, एक है ककरापार, ककरापार हमारे गुजरात में है। राजस्थान में हमारा क्या है? रावत भाटा राजस्थान में है। और नरौरा यूपी में है। ये सारे हमारे जो है पावर प्लांट है। यहाँ पे बात करें तो मोस्टली अगर इस पूरे रिएक्शन से अच्छा है कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जब भी कोई चेन रिएक्शन होती है तो उसमें हम मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट या D2 जो हैवी वाटर होता है उसका यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में। कूलेंट के रूप में हम लोग हैवी वाटर का ही यूज करते हैं। और कंट्रोल रॉड के रूप में हम बोरॉन या कैडमियम की यूज करते हैं। तो जब कोई भी चेन रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम बोरान या कैडमियम की रॉड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? सरोद सम्राट के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सरोद सम्राट के रूप में हम जानते हैं अमजद अली खान, जो कि सरोद से ही एसोसिएटेड है, सरोद सम्राट के रूप में जानते हैं। आमिर अली खान तानपुरा तबला बजाते हैं। किशन मेहराज जो है तबला बजाते हैं और ये बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। और रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। ठीक है। तो सरोद के कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं? राजीव तारानाथ, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। बुद्धा देवदास गुप्ता, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सब सरोद से एसोसिएटेड एक्सपोनेंट हैं। सरोद जो होता है यहाँ पे तार होता है ना, स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरोद से एसोसिएटेड इतना ही था इसमें। In which of the following Indian state Harappan site have not been found? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? तो उत्तराखंड में कोई साइट नहीं थी इसकी। 2500 से 1750 बीसी जो है ये हड़प्पन साइट का जो है कार्बन डेटिंग टाइम है। और हड़प्पा वाली जो स्क्रिप्ट यूज करते थे उसे हम बॉस्ट्री फिडौन स्क्रिप्ट कहते हैं। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, और इंडस वैली जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। और इस सभ्यता का अधिकांश पार्ट जो है सिंधु नदी के किनारे था, इसी वजह से हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अर्बन का मतलब ये एक तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक। और जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वो एक रूरल सिविलाइजेशन था। आगे बात करते हैं हम थोड़ा, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है जो आज के मॉडर्न इराक में है, ये हड़प्पा वाले को मेलुहा कहते थे। क्योंकि आ, ये मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वाले के साथ ट्रेड करते थे। जब हम हड़प्पा को और डिटेल में जाएंगे तो दो ट्रेडिंग स्टेशन थे, सूसा और उर। जो ये ट्रेडिंग स्टेशन ये बताते हैं कि उस समय जो है ये ट्रेड होता था। ठीक है। और जो जेडेटाइट और ये सब प्रीसियस स्टोन थे, लैपलेस करके और एक जेडेटाइट प्रीसियस स्टोन थे, इन सब का ट्रेड होता था मेसोपोटामिया वालों के साथ। ठीक। और लोथल जो कि इंडस वैली का एक साइट है जो कि गुजरात में है, वो एक एंशियंट पोर्ट था, गोदावरी रिवर के किनारे था, और एक तरीके से डॉक यार्ड या पोर्ट था। अब हम आईबीसी की बाउंड्री की बात करें तो इसका जो नदर्न बाउंड्री था वो जम्मू कश्मीर मांडा में था। इसकी सदर्न बाउंड्री इस्लामाबाद महाराष्ट्र में था। ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर यूपी में था। और इसकी वेस्टर्न बाउंड्री सुखा गेंडोर अफगानिस्तान था। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसकी पहली साइट थी हड़प्पा, जिसकी डिस्कवरी करी थी जयराम साहनी ने 1921 में। और इसकी दूसरी साइट है मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला शायद, माउंट ऑफ डेड। आर डी बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और ये इंडस रिवर के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा रावी और इंडस, और मोहनजोदड़ो इंडस। और जिस समय ये 1922 में हुआ था, उस समय जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे हमारे जॉन मार्शल,
और फादर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स जैसे कि हम बात करें, और ये जॉन मिनार्ड कीन्स जो है ये इंग्लैंड के हैं, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो में हम किसी छोटे लेवल पे डील करते हैं, ठीक है, जिसके फादर हैं एडम स्मिथ। हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं। मैक्रो में हम कंट्री लेवल पे चीजों को डील करते हैं, और जिनके फादर हैं मैक्रो के जॉन मिनार्ड कीन्स। बुक की बात करें तो ये जो मनी इल्यूजन थ्योरी है ये इरविन फिशर की थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये जॉन मिनार्ड कीन्स की है, जो इंग्लैंड के थे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसे हम ड्रेन्ड थ्योरी कहते हैं, ये दादा भाई नौरोजी। इसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ड्रेन किया, लूटा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड? तो ये हमारा है इंडियन का, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट ये लोकेटेड हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये लोकेटेड हमारा। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग इन वाटर ड्वेलिंग फॉर्म। जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त तैराकी और जलीय में रहने वाले रूप हैं। तो प्लैंकटन, प्लैंकटन की दो टाइप होते हैं, एक हमारा फाइटो और एक हमारा जू। फाइटो का मतलब, जहां से मतलब फाइटो से ही पता चल गया कि मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और जू प्लैंकटन क्या करते हैं, इस फाइटोप्लैंक्टन को फीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो जू प्लैंकटन है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से फाइटोप्लैंक्टन को फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं और उन पे डिपेंड होते हैं। तो फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग ये कौन करते हैं, ये जू प्लैंकटन करते हैं। इस पॉइंट को छोड़ते हैं, अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फोटिक जोन, और फोटिक जोन जहाँ पे लाइट आती है उसे फोटिक जोन, जहाँ लाइट नहीं आती उसे अफोटिक जोन कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है। इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? हम जो भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है और वो स्टोर होती है लीवर में। हाँ। अब जो सीरियल शुगर होता है उसे हम माल्टोज कहते हैं, और फ्रूट शुगर जो होता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। और स्टार्च, स्टार्च के लिए हम मेनली टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट, जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर आ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन 1906 एट, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है। तो बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 अक्टूबर में। उस समय वायसराय था हमारा लॉर्ड कर्जन। और उसी टाइम पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान एक तरीके से अमार सुनार बंगला को कंपोज करा। और ये पार्टीशन को रद्द किया गया था, एन्यूल्ड किया गया था 1911 में। और 1912 में जो है, या 1911 में ही दिल्ली कैपिटल भी शिफ्ट करी गई थी, कहा गया था, डिक्लेयर करा गया था 1912 में दिल्ली कैपिटल बन गई थी। और कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और उसी समय कई सारे और भी पार्टियों का फॉर्मेशन हुआ, जैसे सीपीआई है, तो सीपीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1920 में। मनिंद्र राय, मनिंद्र नरेंद्र, एम एन रॉय करके है पूरा फुल फॉर्म, एग्जैक्ट नहीं किया था। और एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका जो है फाउंडिंग ईयर है 1920। 1920 में इसकी स्थापना होती है, एनएम जोशी और लाला लाजपत राय ने करा था। और लाला लाजपत राय जिसमें प्रेसिडेंट था। सीएफपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में इसका फाउंडेशन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण ने करा था। एचआरए, एचआरए का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1924 में सचिन सान्याल ने कानपुर में करा था। एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एक वर्ल्ड जुड़ गया था रिपब्लिकन और एसोसिएशन, 1928 में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने करा। फिरोज शाह कोटला, जिसका भी नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। ठीक। और स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1933 में, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने करा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु गिव द बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत ये दिया था लेमाइटर ने। ठीक है, 1927 में। और कहीं कहीं पे 1931 में मिल जाएगा। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ सोलर सिस्टम ये सबसे पहले दिया इमैनुअल कांट ने 1555 में।
और फर्दर इस पे वर्क किया था लैपलेस ने, और लैपलेस ने 1796 में नेबुलर लैपलेस थ्योरी दिया था। और होयल्स ने जो है होयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। इसमें ये बताया कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्टिल इंक्रीज करती है, और इनकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक। अगला हम देखें, और बिग बैंग थ्योरी से ही ये पता चलता है कि जो अर्थ की एज है वो 4.5 बिलियन ईयर है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस तरंगमेल एसोसिएटेड। तरंगमेल किससे एसोसिएटेड है? तो गोवा से है। गोवा के कई सारे हैं, जैसे तरंगमेल है, मांडो है, घोड़े है, मुडनी है, तालगाड़ी है, फूगड़ी है, हलो है, गोम्प है, रोमत, सो जाओ और कुल्बी। हम्म, जैसे कि इसकी ट्रिक है कि मांडवी कोई लड़की थी, वो घोड़ा गाड़ी पे बैठती है, हम्म, और उससे कहती हैं चलो, रो मत, कुंबे में जाके अपने सो जाओ। इस तरह मल्टीपल टाइम पढ़ने अपने आप याद हो जाता, ठीक, जरूरत नहीं पड़ती। एमपी की बात करें तो वहाँ की जो गोरियां हैं, मतलब भगोरिया, मंच पे खड़ा नाच करती हैं, और नाच कैसे करती हैं? आधा दिखाती हैं, और मटकी में ज्वार और फूल पत्ती रख के ताली बजाती हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अक्सर वहाँ की मतलब अक्सर से वह अक्सर गोरियां से भगोरिया, मंच से माच, खड़ा नाच, आधा दिखाती हैं से आधा, फूल पत्ती रखती हैं तो फूल पत्ती, ज्वारा और मटकी और तरताली। ये एमपी का डांस है। केरला का कनियट्टम, करियट्टम, ओट्टम, थुलाल, थेयम। तमिलनाडु का कवाडी, कुदरईयट्टम, देवारट्टम। तो ये पीवाईक्यू सीरीज के 20 क्वेश्चंस जो है, पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4 का लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ चीजों को सिर्फ रिवाइज करा, शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइज करा है, और एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए प्रमाण सर से आराम से जाके आप लोग रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बस, थैंक यू।